नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम बिना किसी रासायनिक खाद के, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के अपनी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं। आजकल ऑर्गेनिक कार्बन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी परिचर्चाएं चल रही हैं। लोग ऑर्गेनिक कार्बन को जानना चाहते हैं, उसका प्रयोग करना भी चाहते हैं। तो इसके संबंध में जो हाल के वर्षों में अध्ययन अनुसंधान हुए हैं, उनकी चर्चा भी हम आज करेंगे। अध्ययन बताते हैं कि जब हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 1% गिर जाए, यानी कि वर्तमान में यदि आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.5% है और उसमें यदि 1% की गिरावट आ जाए, यानी कि वो और नीचे चला जाए, तो आपकी फसल की उत्पादकता में करीब करीब 15% की गिरावट आ जाती है। मैं इसे एक उदाहरण के साथ में समझा सकता हूँ कि आज से कुछ वर्ष पहले तक, कुछ दशक पहले तक हमारी खेत की मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 1% के आसपास रहता था, मान लेते हैं। और यदि उसमें 50% की गिरावट आ जाए, यानी कि आपकी खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.5% पहुंच जाए, तो उससे आपकी फसल की उत्पादकता है, वो फसल की उत्पादकता कम से कम 50 से 60% घट सकती है। और यदि ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 1% से घटकर 0.2 के आसपास पहुंच जाए, तो आपकी जो पैदावार है करीब करीब 80% तक घट सकती है। पैदावार ही नहीं घटेगी, आपकी फसलों की जो पोषकता है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसमें भी गिरावट आएगी और साथ ही आपकी फसलों में कई तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। आपकी फसलों में कई तरह के रोगों का आक्रमण शुरू हो जाएगा। यह आधुनिक अध्ययन कहते हैं। अब एक मैं बात और बताना चाहूंगा, उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 1960 से पहले जब हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत नहीं होती, जब तक हमने जो रासायनिक खाद हैं, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो या दूसरे जो रासायनिक खाद हैं, उनका प्रयोग शुरू नहीं किया था, उसका प्रयोग हम अपने खेतों में नहीं करते थे, तो हमारे देश के कई ऐसे क्षेत्र थे, कई ऐसे भौतिक स्थितियां थी, यहाँ ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 5% तक होता था। लेकिन आज अध्ययन कहते हैं कि हमारे देश के अधिकांश भू क्षेत्र में, अधिकांश खेत की मिट्टियों में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 5% से घट के 0.2 और 0.3 के आसपास आ गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी फसल की पैदावार में कितनी गिरावट आई होगी। पैदावार में गिरावट नहीं आई, बल्कि हमारी फसलों की जो पोषकता है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो किस स्तर तक गिर चुकी है। और इतना ही नहीं, 1960 के आसपास जब हमने पहली बार अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया, चाहे यूरिया हो या डीएपी हो, उनकी बहुत कम मात्रा से हमारी फसलों की उपज थी, जो पैदावार थी, कम से कम उस समय 50% की दर से बढ़ रही थी। लेकिन आज दर बढ़ने के अलावा अब हमारी फसलों की पैदावार बढ़ नहीं रही है, किसी भी परसेंट में नहीं बढ़ रही है, बल्कि उसमें तेजी से गिरावट आ रही है और रासायनिक खादों की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। अध्ययन कहते हैं, और ये अध्ययन मेरे नहीं है, विशेष कृषि विशेषज्ञों के हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के हैं, बहुत सारे अध्ययन समूहों के हैं, जो निरंतर ये बताते हैं कि अब लोग एक तरफ ऑर्गेनिक खेती की तरफ भाग रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे किसान रासायनिक खादों का प्रयोग अधिकतम सीमा पे कर रहे हैं। आज से कुछ दशक पहले तक हमारे जो किसान थे, खेतों में गेहूं की फसल लेने के लिए, गन्ने की फसल लेने के लिए, चावल की फसल लेने के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 1 या 1.5 बोरी के आसपास यूरिया का प्रयोग करते थे। लेकिन अब तो वो 1 एकड़ के खेत में गेहूं की फसल लेने के लिए, चावल की फसल लेने के लिए और गन्ना आदि की फसल लेने के लिए 1 बोरी की जगह 2.5 से 5 बोरी तक यूरिया का इस्तेमाल प्रति फसल कर रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हो कि कहाँ एक तरफ रासायनिक खादों की आवश्यकता इस स्तर तक पहुंच गई, उसका खर्चा किसानों के सिर पर चढ़ गया और उत्पादकता में निरंतर गिरावट आती जा रही है। और ये उत्पादकता तब है जब आप उन्नत नस्ल के बीजों को खरीदते हो, जो उन्नत किस्म के बीज आप लेके आते हो, उन पर भी आपको अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि अब हम अपने खेत की जो पैदावार है, खेत की फसल है, उससे अपने खेतों में बीज का प्रयोग नहीं कर पा सकते, क्योंकि अब ऐसी फसलें बन गई हैं जो
एक तरह से बाढ़ की श्रेणी में आ रही हैं। तो इस बात को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। और ये सब कारण इसलिए हुआ है कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर घट गया है। जब हम रासायनिक खादों का प्रयोग निरंतर करते हैं, अधिकतम मात्रा में करते हैं, लगातार करते हैं, तो उससे हमारी मिट्टी में कई तरह की विकृतियां पैदा हो जाती है। उसमें हार्डनेस आ जाती है, कठोरता आ जाती है। कठोरता के साथ में उसका पीएच स्तर डिस्टर्ब हो जाता है। और ये पीएच, ये जो एसिडिक और बेस क्षारीयता है, ये भी हमारे फसलों मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है। और उसके साथ में जो मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन है, वो तो उससे सीधा सीधा प्रभावित होता है। अब आप कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कार्बन क्या है? तो ये ऑर्गेनिक कार्बन फसल अवशेष से आता है, गोबर की खाद से आता है, और जो हमारे मिट्टी के सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो केचुआ हो, दूसरे सूक्ष्म जीव हो, या माइक्रोब्स जीवाणु हो, फंगस हो, और जो और कई तरह के सूक्ष्म जीव हैं, उनके मृत शरीर से आता है। अब ना तो हम अपने फसलों खेतों में फसल अवशेष छोड़ते हैं, ना गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारे खेतों में निरंतर, हमारे खेत की मिट्टी में लगातार ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर गिर रहा है। पिछले 10 वर्षों की बात करें, 15 वर्षों की बात करें, तो उसमें और तेजी से गिरावट आई है। 2000 के आसपास कई ऐसी सोइल टेस्ट हुए, मिट्टी की जांच हुई, तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.5 के आसपास पाया गया था। लेकिन अब तो कहीं भी मिट्टी की जांच करा लीजिए, अब किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.1 और 0.2 के आसपास आ रहा है। तो उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि आप अपने खेत से किस स्तर की पैदावार ले सकते हैं। और सिर्फ पैदावार पे ही प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इससे जो फसलें आप लेते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में बढ़ रहा है। अब एक चीज और भी ध्यान देने वाली है कि ऑर्गेनिक कार्बन से आपकी मिट्टी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो भी सीधे सीधे प्रभावित होती है। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन की दर से मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व रहते हैं, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन है, इन सब की सक्रियता पर प्रभाव पड़ता है। ये आपकी खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, या आप उनको रासायनिक खादों के रूप में मिट्टी को उपलब्ध भी करा रहे हैं, फिर भी आपकी फसलें उनको आवश्यकता के अनुसार मिट्टी से ग्रहण नहीं कर पा रही, क्योंकि मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन ही नहीं है। तो पहले यदि आपने अच्छी फसल लेनी है, फसल की बढ़वार बढ़ानी है, या मिट्टी की का उपजाऊपन में वृद्धि करनी है, तो आपको रासायनिक खादों के सदुपयोग से पहले मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन है, उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यदि आप मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा लेते हैं, तो आपकी जो उपज है, आपकी जो पैदावार है, सहजता से बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसे अध्ययन भी हुए हैं, ऐसे अध्ययन बहुत जगह हुए हैं, बहुत सारे किसानों ने किए। कई जगह जो खेती बाड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां भी इसके अध्ययन हुए हैं कि यदि आपने अपने खेत के ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.5% से थोड़ा भी बढ़ा लिया, अभी तो आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.2 और 3 के आसपास है। मैं बात कर लेता हूँ कि यदि आपके खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.5% के आसपास है, और यदि आप उसमें 0.1 और 2 की वृद्धि कर लेते हैं, तो आपके फसल की जो बढ़वार है, आपकी जो पैदावार है, कम से कम 30% बढ़ जाती है। चाहे वो फसल गेहूं की हो, गन्ने की हो, चाहे वो कॉटन की हो, चावल की हो, चाहे किसी तरह की दाल की हो, तो वो उसमें कम से कम 30% की वृद्धि हो जाती है। और यदि आपने ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.5 से बढ़ा के 1% के आसपास बढ़ा लिया, वैसे तो आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 2, 2.5 और 5% तक होना चाहिए। 5% को तो हम एक तरह से मान लेते हैं कि आपने मिट्टी को सन 1900 के आसपास पहुंचा दिया। 1900 के आसपास आपकी मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि उसमें ना तो पानी की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी थी। मिट्टी में पर्याप्त संख्या में माइक्रोब्स होते थे, जीवाणु होते थे, और फफूंद होती थी। वो मिट्टी में बहुत सारी उपजाऊपन को टिकाए रखती थी। साथ ही आप कहीं की मिट्टी लेते थे, उसमें पर्याप्त संख्या में केचुआ होते थे।
तो इन सब से आपकी मिट्टी का उपजाऊपन शीर्ष स्तर पर था। इसलिए सहजता से बिना किसी रासायनिक खाद के, बिना किसी यूरिया डीएपी के आप अच्छी फसल लेते थे। यद्यपि कुछ लोग बताते हैं, क्योंकि इसमें भ्रमित करने वाले आंकड़े हैं कि हमारी फसल की उत्पादकता बहुत कम थी। बिल्कुल नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सन 1900 के आसपास तो हमारे देश में 500-600 तरह की फसलें ली जाती थी। अब तो हम फसलें 10-15 तरह की ले पा रहे हैं। अब तो हमारी फसलों की सीमा हो गई कि अधिकांश क्षेत्रों में तो किसान गेहूं पर टिक गए हैं, चावल पर टिक गए हैं, गन्ने पर टिक गए हैं, कॉटन पर टिक गए हैं। दालों को लेना हमने छोड़ ही दिया। इसलिए आज से 10 साल पहले हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार दालों की अधिकांश मात्रा को विदेशों से आयात करना पड़ता था। इसमें इसीलिए रेट में वेरिएशन भी रहती थी, रेट अचानक बढ़ जाते थे। और इन थोड़ी सी फसलों के अलावा कुछ क्षेत्रों में आजकल किसान आलू के पीछे पड़ गए, आलू लेना शुरू कर दिए। लेकिन आलू लेने के बाद उन्होंने दूसरी जो फसलें होती है, जैसे कि शकरकंद है और दूसरी चीजें हैं, उनको लेना छोड़ दिया। मूंगफली का स्तर घट रहा है। दालों की पैदावार में बहुत गड़बड़ हुई, यद्यपि पिछले 10 वर्षों में कुछ सुधार हुआ है। और 10 वर्षों में हमने गेहूं को, चावल को, गन्ने की पैदावार में बढ़ोतरी की है। फिर भी हमारे किसान इतना अधिक मात्रा में यूरिया और उन्नत बीज लेने के बाद चीन और दूसरी कंट्रियों से बहुत पीछे हैं। तो यदि आपने अच्छी पैदावार लेनी है, अपनी फसल की बढ़वार बढ़ानी है, तो आपको सबसे पहले मिट्टी के ऑर्गेनिक कार्बन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो यदि आप मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा लेंगे तो निश्चित रूप से आप जो रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं उसमें कटौती कर सकते हैं और अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप जो भी फसल लेते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ती जाती है। क्यों? आपकी फसलों में, आपके खाद्यान्न में जब न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आप अच्छा आहार लेते हैं, पहले से ज्यादा पौष्टिक आहार लेते हैं, जैसा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्वास्थ्य में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। अधिकांश जनता रोगों के चंगुल में फंसती जा रही है। तो इसमें सुधार लाना है तो भी आपकी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन सुधारने की आवश्यकता है। अब आप कहोगे कि मिट्टी के ऑर्गेन को कैसे सुधारें? तो मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन को सुधारने की कुछ सामान्य प्रॉपर्टियां हैं, जैसे कि आप गोबर की खाद का प्रयोग करिए। आपको प्रत्येक फसल से पहले अपने 1 एकड़ खेत में कम से कम 7 से 10 टन के आसपास सड़े गले अच्छी किस्म के गोबर की खाद की आवश्यकता है। यदि गोबर की खाद आप इतनी मात्रा में प्रयोग नहीं कर सकते तो वर्मी कंपोस्ट ले लो, लेकिन वर्मी कंपोस्ट की भी आवश्यकता 3 से 6 टन के आसपास पड़ती है। उसकी इसके अलावा चाहो तो अपने खेतों में ढैंचा लगा सकते हो। ढैंचा 40 दिन की फसल है और ऐसे समय आप लगा सकते हो जब आपके खेत बेकार रहते हैं, खाली रहते हैं। गर्मियों के दिनों में जैसे ही आपकी गेहूं की फसल समाप्त हो, आप उसमें ढैंचा लगा सकते हो। ढैंचा लगाना बहुत सहज है और ढैंचा को 35-40 दिन के आसपास मिट्टी मिला दो। ढैंचा की जगह आप सनी लगा सकते हो। सनी के माध्यम से मूंग की फसल ले सकते हो, उड़द की फसल ले सकते हो, आप दूसरी कुल्थ की फसल ले सकते हो। इनसे दाल तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपकी मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन भी मिल जाएगा। या फिर आप, मैं काम कर रहा हूँ, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो काम करता हूँ गोबर भस्म। देसी गाय का जो गोबर है वो सर्वोत्तम पोषक है मिट्टी के लिए। आप मिट्टी को गाय के गोबर का प्रयोग करावें, गौमूत्र का प्रयोग करावें, गोबर की जो राख होती है उसका प्रयोग कराएं। वो ऐसे पोषक आहार है मिट्टी की, जो मिट्टी की पोषकता को सहजता से पूरा कर देते हैं। इससे मिट्टी की जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम, दूसरे पोषक तत्वों की आपूर्ति तो सहजता से होती है। मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवाणु भी विकसित हो जाते हैं, उनकी सक्रियता भी बढ़ जाती है, केंचुआ भी वहां निकल आते हैं और जो ऑर्गेनिक कार्बन हैगा उसका स्तर भी बढ़ता चला जाता है। मैंने कई बार अपने इस गोबर भस्म संपूर्ण की चर्चा की है, इसकी फिर चर्चा करूंगा। इसके माध्यम से भी आप मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा सकते हैं। और यदि आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, ट्रायल करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो निसंकोच 250 ग्राम का पैकेट में निःशुल्क
अपने मित्रों को देता हूँ, आप मेरे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी फसल में प्रयोग करके देख सकते हैं। और प्रयोग करने का वही सहज साधारण सा तरीका है कि प्रयोग करने से पहले आप मिट्टी की जांच करा लें। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन है, जो दूसरे पोषक तत्व की मात्रा ज्ञात कर लें। मिट्टी की जो भौतिक संरचना है उसको हाथ से स्पर्श करके देख लें। फिर आप इसका प्रयोग करें और 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, एक फसल लेने के बाद आप फिर से मिट्टी की जांच करा के देखें। मिट्टी को आप हाथ से स्पर्श करें, देखें और जांच भी कराएं, तो आपको पता चल जाएगा गोबर संपूर्ण करने से आपकी मिट्टी की भौतिक संरचना में क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया। साथ ही आप जो फसल लेंगे और उसमें गोबर संपूर्ण का प्रयोग करेंगे, उसकी उत्पादकता में, उसकी वृद्धि में, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में, उसके स्वाद में, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में आप स्वयं जांच के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसके माध्यम से आपकी मिट्टी में, आपकी फसल की पैदावार में क्या परिवर्तन आया। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का प्रयोग था कि ऑर्गेनिक कार्बन की हमारे खेतों में बहुत आवश्यकता है, बहुत उपयोगिता है। इसका आप परीक्षण करिए, इसका उपयोग करिए। वैसे तो बहुत सारे प्रयोग भी ऑर्गेनिक कार्बन को लेके चलते रहते हैं। क्या मैं तो अपना वीडियो इतनी देर के लिए तैयार करता हूँ, तो उससे से मैं जानकारी, इसमें से फिर मैं चर्चा करूंगा। आपके मन में कोई संशय है, कोई जानकारी चाहते हैं, किसी तरह का आपके मन में प्रश्न उठा हुआ है, तो इस संबंध में आप निसंकोच मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट से लिख सकते हैं। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका जो समुचित उत्तर है उसका समाधान के माध्यम से निकालने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।